नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश देशांतर में चर्चा समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद और उसकी प्रासंगिकता पर। आज के राजनीतिक माहौल में जिस तरह की राजनीति और समाज बनाने की बात लोहिया ने की, क्या वो संभव है? उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की बात करने वाले नेता और दल जिस तरह की राजनीति करते हैं, क्या वो लोहिया की विचारधारा है? लोहिया ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, वो जेल भी गए। उनके राजनीतिक जीवन में कांग्रेस पार्टी से लगातार टकराव रहा, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाया। लोहिया को उनकी लेखनी, विचारों और चिंतन के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में आखिर लोहिया और उनके विचारों की क्या अहमियत है, क्या जगह है। मेरे साथ राजनीतिक मेहमानों में डॉक्टर मनोज कुमार झा मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं आरजेडी के। दूसरे खास मेहमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। दो और वरिष्ठ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। विजय प्रताप हैं, चेयरपर्सन हैं सॉलिडारिटी सेंटर फॉर नेपाल डेमोक्रेसीज और जाने माने समाजवादी हैं। साथ ही उर्मिलेश जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, समाजवाद और समाजवादी राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। उर्मिलेश जी, ये बताइए, फिलहाल के लोहिया को आज हम याद कर रहे हैं। बहुत सारे साल गुजर गए, 100 से ज्यादा साल गुजर गए जब वो पैदा हुए, और उसके बाद किस तरह से आजादी से पहले उन्होंने अपने विचारों को रखा, आजादी के बाद भी। फिलहाल की जो राजनीति है उसमें आप किस तरह से देखते हैं लोहिया को? देखिए, मैं समझता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कई कारणों से एक विलक्षण प्रतिभा हैं सियासत की, और उन्होंने न सिर्फ राजनीति को एक नया मुहावरा दिया आजादी के बाद और आजादी के दौरान भी जब लड़ाई हो रही थी तब, लेकिन आजादी के बाद उनका रोल बहुत बड़ा है। एक ऐसे दौर में जब पंडित नेहरू का प्रभावमंडल देश की पूरी सियासत, समाज और अवाम पर बहुत गहरा था, जब प्रतिपक्ष की राजनीति लगभग शून्यता की तरफ थी, और अगर शून्यता न भी कहें क्योंकि वामपंथी फिर भी काफी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन उनकी जो पकड़ समाज के विभिन्न तबकों में थी वो उस तरह की नहीं थी। उस वक्त डॉक्टर लोहिया ने प्रतिपक्ष को एक सबल आवाज दी, मुहावरा दिया और सोच का एक विराट दर्शन दिया। तो ये जो डॉक्टर लोहिया की भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है, और आज के दौर में तो इसकी प्रासंगिकता उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद शायद और बढ़ गई है, पहली बात। दूसरी बात जो उनका एक बड़ा रोल है कि जब कांग्रेस से लेकर के यानी गांधीवादी, नेहरूवादी सभी लोग, और दूसरी तरफ भारत के वामपंथी भी, भारतीय समाज में जो वर्ण की बड़ी एक जटिल समस्या रही है, और सामाजिक संरचना में, बौद्धिक जीवन में, राजनीतिक दर्शन में जो कहीं ना कहीं वर्ण को नजरअंदाज करने या वर्ण की असलियत को भुला करके और राजनीति की सारे समीकरण तय करने का एक रिवाज रहा, उसको चैलेंज किया डॉक्टर लोहिया ने। डॉक्टर लोहिया से पहले भी कई लोग थे जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, लेकिन लोहिया का जो काम है, लोहिया का जो हस्तक्षेप है, बहुत महत्वपूर्ण है इस मामले में। एक तो यह जी। तीसरी बात जो उनकी मुझे जो बहुत विवादास्पद लगती है, और जिसके लिए मैं मानता हूं कि उत्तर भारत में समाजवादियों ने उन वर्गों, उन वर्णों का काफी नुकसान कर दिया जिनके लिए वो प्रतिबद्ध थे, वो ये थी कि उनकी भाषा नीति। मैं जानता हूं कि इस पर हमारे कई मित्र आज यहां सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि उत्तर भारत के गरीब तबकों और वर्णगत स्तर पर जो पिछड़े और उत्पीड़ित समाज थे, हिंदी के नाम पर, अंग्रेजी हटाओ के नाम पर जो एक जो उनको संदेश दिया, उससे दक्षिण भारत के मुकाबले, दक्षिण भारत में आप दलितों और पिछड़ों की हैसियत आज देखिए, और उत्तर भारत में तो वो एक बहुत बड़ी कमी थी। भाषा के नाम पर वो लोग पिछड़ गए। और एक सेकंड केवल, और जिस तरह का नेतृत्व भी लोहिया के बाद लोहियावादियों का आया, उसमें जो बड़े नेता थे वो अंग्रेजी न जानने की वजह से ज्ञान, विज्ञान और इनोवेशन के बहुत सारे मसलों से अनभिज्ञ थे, और जितने नेता पैदा हुए वो कहीं ना कहीं संसदीय विधायी जीवन में अपने आप को कमजोर महसूस करते थे, क्योंकि उनके पास फॉलोइंग थी, लेकिन उनके पास बौद्धिक जो मनीषा है उसका कहीं ना कहीं उसमें अपने को सीमित देखते थे। तो ये लोहिया की जो भाषा नीति थी उसका खमियाजा वर्गों और वर्गों को भी झेलना। उर्मिलेश जी, उनका तर्क ये था कि दरअसल अपनी खुद की भाषा में, अपनी मातृभाषा में जो हम बोलते हैं, दरअसल ओरिजिनल जो थिंकिंग है, लेकिन ये जानते हुए कि नेहरू और जो कांग्रेस सिस्टम जिसको रजनी कुमारी कहते हैं, सत्ता पर जो काबिज हुआ आजादी के बाद, उस कांग्रेस सिस्टम में एलिट
एलिटिज्म जो एजुकेशन के क्षेत्र में था, सियासत के क्षेत्र में था, उसको निपटाया नहीं जा सका। तो एक तरफ पब्लिक स्कूल चलते रहे और समान शिक्षा नहीं लागू हुई, और दूसरी तरफ लोहिया की हिंदी भाषा नीति का जो पक्ष था वो इन वर्गों को और कमजोर करता। और शायद अंग्रेजी के प्रति जो भी उनकी जो भावना थी, उससे इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सब लोग ब्रिटेन पढ़ने जा रहे थे तब वो जर्मनी पढ़ने गए। शायद यहाँ पर भी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में एक पॉइंट अपना बनाना चाहते थे कि शायद वो अलग होना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि ओरिजिनल थिंकिंग जो है वो सिर्फ अपनी भाषा में होती है। जी बिल्कुल। मनोज कुमार झा, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ फिलहाल कि जिस तरह से आज की जो राजनीति हम देख रहे हैं, लोहिया के नाम पर जिन लोगों ने राजनीति की रोटियां भी सेकी काफी हद तक, और पिछले 30 साल में अगर हम देखें जो लोग राजनीति पर काबिज रहे, दरअसल उन लोगों को भूलकर राजनीति की है और उस विचारधारा को भूलकर राजनीति की है जिनकी बात लोहिया ने की। खासकर मैं बात करूं निचली जातियों का, अगर हम जिक्र करें, उनको साथ लेकर आना, उनका एक अलायंस बनाना, उनको एक राजनीतिक ताकत देना। राजनेताओं को तो ताकत मिली लेकिन उन लोगों को ताकत नहीं मिली। क्या आप इस आरोप से सहमत हैं? आधा सहमत हूं, आधा असहमत हूं। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूं कि अंग्रेजी और जर्मन को लेकर के जो था, मुझको पुख्ता ऐतिहासिक साक्ष्य है कि जर्मनी में और फ्रैंकफर्ट स्कूल के बाद जो डिस्कोर्स था वो जर्मन भाषा में था। तो जाहिर तौर पर लोहिया जी ने वो पब्लिक डिस्कोर्स को चुना जो उस वक्त की जुबान थी। बहरहाल मेरा मानना है कि आज का युग बड़ा विचित्र है। टेलीविजन एंकर्स तय करते हैं कि ये चीज खत्म हो गई और ये चीज शुरू हो गई, लेकिन इतिहास बहुत संजीदगी से देखता है। और मैं मुआफी के साथ कहता हूं कि मेरे टेलीविजन एंकर की तरफ वो 40 मिनट में इतिहास को उपसंहार तक नहीं पहुंचाना चाहता है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं लोहिया जी का मानता हूं कि आर्थिक गैर बराबरी और जातिगत विषमता। उन्होंने कहा कि दोनों राक्षस हैं, जुड़वा भाई हैं, दोनों से साथ साथ लड़ो। दूसरी चीज उन्होंने कही गैर कांग्रेसवाद। आज हमारे भाजपा के कई लोग कहते हैं, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की बात नहीं की, उन्होंने कांग्रेस के अधिनायकवादी चरित्र की बात की, एक ऐसे रुझान की बात की जो संसदीय लोकतंत्र को ले जाना चाहती थी। आज वही परिस्थितियां हैं, मौती के साथ कहता हूं। लेकिन आज हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप गलत सोच रहे हो। मेरा मानना है कि लोहिया जी के बारे में शायद उर्मिलेश जी को पता हो, नेहरू जी बेपनाह मोहब्बत करते थे। 1949 में नेपाल की राजशाही के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, पटेल साहब ने अरेस्ट करवा दिया। नेहरू ने 6 खत लिखे पटेल साहब को, इंदिरा जी को भेजने की बात की, मथाई गए पटेल साहब से मिलने, लोहिया जी से मिलने। इतिहास का वो दौर था। आज हम बहुत बौने कद के लोग ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं लोहिया जी के बारे में। और आपके प्रश्न के जवाब में कहूं, हाँ, हमने लोहिया के साथ थोड़ा विश्वासघात किया। जब उन्होंने पिछड़े मांगे 100 में 60 कहा ना, तो वो भागीदारी की बात थी, वो सहभागिता की बात थी, वो रिप्रेजेंटेशन की बात थी। हम सिंबॉलिज्म में अटक के रह गए। और मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में लोहिया आज की डेट में अगर मेरा वर्ष चले तो मैं लोहिया, अंबेडकर, नेहरू, गांधी और कार्ल मार्क्स का कॉकटेल तैयार करूं। एक ऐसा कॉकटेल जो इस दक्षिणपंथी अधिनायकवाद को बताए कि तमाशे से राजनीति नहीं चलती है, तमाशे से लोक विमर्श नहीं चलता है, तमाशे से हकीकत नहीं बदलती है। बदलाव के लिए जज्बा होना चाहिए जो कि लोहिया के विमर्श में था। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम ये जानने की कोशिश करूं कि जो समाजवाद की राजनीति है और खासकर सामाजिक न्याय की राजनीति है, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अब उसका क्या कुछ बाकी रहा है। मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आप चूंकि अर्थशास्त्र को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर लोहिया ने ये कहा कि कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों को की मुखालफत करते हैं, वो दोनों का विरोध करते हैं, और उन्होंने एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे रखा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अभी अर्थशास्त्री हैं, जो इस बात को फिर नए सिरे से अपना रहे हैं कि दरअसल ये दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं जिनका विरोध किया लोहिया ने, वो कहीं ना कहीं समाज में जिस तरह का एक विघटन पैदा कर रही हैं, दरअसल उसको नजदीक लाने का, बेहतर बनाने का एक ही तरीका है सोशलिज्म। क्या आपकी पार्टी या आप खुद ये मानने को तैयार हैं? बिल्कुल, हम सोशलिज्म को, जहां तक मैं यहाँ पे रेफर करूंगा कि एक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी हमारे यहाँ बड़े विचारक हुए, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कि गांधी, लोहिया एवं दीनदयाल।
तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो कंटेम्प्रेरी रहे थे दीनदयाल जी, जिनकी आइडियोलॉजी पे हम पूरी तरह से अपनी भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति को मानते हैं, उसमें जो यही बात है कि यह ना कैपिटलिज्म ना मार्क्सिज्म, एक बीच का रास्ता हमें लेके चलना है, जहां पे समाज के अंत्योदय की जो कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं जब हम लोहिया जी को पढ़ते हैं, हमने भी काफी पढ़ा देखा सुना है, तो हमें लगता है कि वह जो कॉन्सेप्चुअली अगर दीनदयाल जी की और उनकी बातों को वो देखे, चाहे वो उस परिप्रेक्ष्य था कि वह समय ऐसा था कि जब कम्युनिज्म एक तरफ खत्म हो रहा था, कैपिटलिज्म की बुराइयां बहुत निकल के आ रही थी, तो एक तीसरे रास्ते की, थर्ड वे की बहुत बातें हो रही थी, तो उस समय कहीं ना कहीं बहुत सिमिलैरिटी है। और आखिर जो अंत्योदय और हमें क्या लगता है, एक बात यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी जो उसके रहनुमा बनते हैं, उन्होंने उनके केवल जातिगत वाली बात को उसको पॉलिटिसाइज कर दिया, जबकि उन्होंने उत्थान की बात कही थी। 30 साल से राजनीति में इतनी बड़ी ताकत जातिगत ले गए नहीं, लेकिन ये जातियां जो हैं जिनका को साथ लाने का जिक्र हो रहा है पिछले 30-35 साल में लगातार बड़ी राजनीतिक ताकत बने हुए, क्या ये कामयाबी नहीं है? नहीं, अगर कामयाबी होती कि अगर हम जाति के राजनीति को कम करते। अब आप देखिए, जो अभी हम मान के चलते मोदी जी का जो पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो गरीब कल्याण, पिछड़े वर्ग के कल्याण की जो बात हुई है, जो काम हुआ, उसी से ही तो जाति के राजनीति से उत्तर प्रदेश से हम निकल के बाहर आए। तो अल्टीमेटली समाजवादी पार्टी जो उनके रहनुमा है, सबसे बड़ी सोच तो उनको होनी चाहिए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि जाति की जो पहचान है, जो कास्ट आइडेंटिटी है, उसे कमजोर करना चाहिए, मजबूत नहीं करना चाहिए, उसको से जनता जो समाज को ऊपर उठाना चाहिए। और वह तब हो सकता है जब हम समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण की बात बिना किसी जाति और धर्म से हट के करें। और वह बात, ये दीनदयाल जी की बात में हमें ज्यादा लगता है, जो उनकी बातों में भी है, लेकिन जो उनके वो रहनुमा जिनको मानते हैं, उनके जो उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने उस बात को इग्नोर करके पॉलिटिकल वो बेनिफिट के लिए की तरफ बढ़ गए। इसके कारण आज लोहिया जी की जो जितना जो फिलॉसफी में जितना उनका स्थान होना चाहिए था हमारे देश की अर्थनीति में, हमारे आप ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो आप लोहिया जी की जो अर्थनीति है या उनकी जो राजनीति है उसको आप अमल में लाना चाहते हैं, आप अमल में लाना चाहते हैं, से उनके साथ सहमत हैं। और उनका जो और हम मानते हैं कि दीनदयाल जी और उनकी जो सोच में कहीं ना कहीं बहुत समानता है, की आर्थिक नीति में समानता है, जिसको हम ऊपर लेके आगे चल। जल्दी से जी, मैं बस दो सेकेंड लूंगा। सबसे पहली है कि मैं मुआफी के साथ कहता हूं कि राम मनोहर लोहिया जी को दीनदयाल जी के साथ इक्वेट मत कीजिए। आप पूजा कीजिए, हम आपकी पूजा में अड़चन नहीं डालेंगे। मेरा सिर्फ ये इतना कहना है कि अगर लोहिया जी को समझती है निजाम, तो स्वच्छ भारत अभियान में मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए आपकी क्या सोच थी? अगर 52% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, तो उनकी जाति क्या है? आप चुप्पी क्यों साधे बैठे हुए हैं? मेरा मानना है कि हम पोस्ट ट्रूथ युग में जी रहे हैं। सत्य का कत्ल पब्लिक ओपिनियन कर देता है। और मुआफी के साथ कहूं, पब्लिक ओपिनियन इस मुल्क में हमारे कुछ रैली रेफरेंसल और कुछ हुकूमत के लोग बना रहे हैं। लोहिया को इसमें मत कीजिए। लोहिया की राजनीति जमीन पे थी, घास को सूंघ के आसमान पाने की बात करते थे। ठीक है, नहीं देखिए, मैं एक छोटी सी बात, मैं कभी व्यक्तित्व को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, हर का अपना व्यक्तित्व है। लोहिया जी की तो मैं इज्जत कर रहा हूं, मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो थॉट्स थे, जो डायरेक्शन थी, उनमें बहुत सारी समानताएं थी, पर्टिकुलरली आर्थिक चिंतन के रूप में सबको लेके चलने। हिंदी की बात जैसे भाषाओं की बात है, लोहिया जी की बात से हमारी पार्टी बहुत सहमत रखती है कि स्थानीय भाषाओं को हमने महत्व देना चाहिए बच्चे के विकास में, एजुकेशन में। तो हम यहाँ डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि वो उन विचारों से सहमत नहीं है जहां तक भाषा की, हम कह रहे हैं कि हम सहमत हैं। ठीक है, विजय प्रताप जी ये बताइए कि अब खासकर जो इस वक्त की राजनीति है 2017 की, बार बार ये कहा जा रहा है, खासकर जिस तरह से बीजेपी का उदय हुआ है और इतनी बड़ी तादाद में जो है सीटें मिली हैं, वहां पर जो राजनीतिक प्रभाव आज देश में है कि जाति ने कहीं ना कहीं जब लोगों को नजदीक लाने का काम किया, उन्हें एक राजनीतिक ताकत दी, एक तरह से एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स जो है सुझाई, कहीं ना कहीं उसी जाति ने लोगों को बांटने का काम किया। कम से कम जो एक तरह की दक्षिणपंथी राजनीति है, दक्षिणपंथी विचार है, वो ये कहता है। देखिए, आप दर्शकों के साथ अन्याय कर रही हैं। लोहिया के समाजवाद पे चर्चा आधे घंटे में वैसे ही मुश्किल है। आप लोहिया
का दावा करने वाले लोगों की राजनीति का भी साथ ही मूल्यांकन करना चाहती हैं। लेकिन अब आपने सवाल पूछा ही है, दक्षिणपंथी दावा तो हवाई दावा है। वो खुद ही कहते हैं कि हम तो जुमले बोलते हैं चुनाव में, इसलिए उसका गंभीर जवाब नहीं दिया जा सकता। जो भारतीय राजनीति का इतिहास है, जो लोहिया की प्रेरणा से राजनीति किए, कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के थे, जो संख्या में हर गांव में 1-2 परिवार से ज्यादा नहीं होते हैं, और उन्होंने किस तरह से समाज के सर्वजन को बहुजन के सशक्तिकरण के एजेंडे पे इकट्ठा किया था, ये इतिहास आधुनिक इतिहास है, कोई बहुत सदियों पुराना इतिहास नहीं है। तो लोहिया ने विशेष अवसर का सिद्धांत और इंसान को कैसे जाति के जकड़न से मुक्त करना है, इस पे अंबेडकर और गांधी के बाद लोहिया ही भारतीय राजनीति के व्यक्ति हैं। आरएसएस जो पितृ संगठन है, वो आज तक तो चितपावन ब्राह्मणों के कब्जे से नहीं निकला है। 90% लोग उसमें एक जाति विशेष के लोग हैं, और वो कहते हैं कि हम जाति को तोड़ रहे हैं। जिस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस बने थे, जैसे लोहिया ने नारा दिया था जाति तोड़ने के लिए, खुला दाखला, सस्ती शिक्षा, लोकतंत्र की ये परीक्षा। और आज जितने ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसको भाजपा सरकार डिस्ट्रॉय कर रही है, क्योंकि गरीब दलित पिछड़ों को वहां डेप्रिवेशन पॉइंट, वंचित होने का उनको विशेष अवसर मिलता है। आप पिछड़े अंचल से हैं, आप गरीब हैं, आप पिछड़ी दलित जातियों से हैं, तो उनको अवसर मिलता है। और ये सरकार आने के बाद उसमें इस बार आप हैरान होंगे सुन के 100-150 लोगों को दाखिला दिया जाएगा। 1000 से ज्यादा सीटें तो लोहिया के उसी तरह से दूसरा मुद्दा जो भाजपा ने उठाया था चुनाव में कि गैर कांग्रेसवाद, लोहिया 1910 में पैदा हुए और 23 साल की उम्र में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से उन्होंने सियासत शुरू की, और 62 में जिस तरह से तिब्बत की सुरक्षा, स्वायत्तता का सवाल और देश की सुरक्षा का सवाल उठाया, और देश में जिस तरह से तरक्की अवरुद्ध हो रही थी, उसके विरोध में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्यों के विस्तार और गहराई के लिए कम्युनिस्टों को और जनसंघ को एक मंच पे लाया। तो वो गैर कांग्रेसवाद कहना उसको संकुचित ढंग है, वो दरअसल से राष्ट्रीय आंदोलन के विस्तार का लक्ष्य था, सिर्फ 4 साल था, और आज उसका तार्किक परिणति गैर भाजपावाद होगा, क्योंकि जिस तरह से ये आप कह रहे हैं पुरानी कांग्रेस अब जो है वो भाजपा हो गई है। हाँ, अगर लोहिया के विचार के हिसाब से देखा जाए, नहीं, उससे बहुत बुरी हो गई है। हाँ, जी ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने तब से बहुत सुधारा नहीं है दुर्भाग्य से, लेकिन ये तो भयावह हो गई है। ये भारत को पाकिस्तान बना देने वाले हैं, ये जातियों के आधार पे भी तोड़ रहे हैं, क्योंकि वंचित तबकों को बाहर रख रहे हैं, और धर्म के आधार पे भी दीवारें, मतलब एक बहुत वाजिब सवाल है। मैं आपसे बहुत संक्षेप में ही जानना चाहती हूँ कि अगर जातियों की जकड़न को आप तोड़ रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्यों उत्तर प्रदेश में इस बार पिछले 35 साल में ऐसा नहीं हुआ कि 44% जो है वो अपर कास्ट लोग चुनकर आए हैं, हालांकि उनकी आबादी 20% से भी कम है। ये कैसी जाति की जकड़न आपने तोड़ी? जो समीकरण है, आज आप 40% वोट अगर भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिला है, और जो लोग जाति की और धर्म के नाम पे वोट मांग रहे थे, यहाँ की जनता ने किसको रिजेक्ट किया है? समाजवादी पार्टी कि आपने जो है कमजोर तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ कि 44% लोग चुनकर आए हैं। जो प्रधानमंत्री आज खुद बैकवर्ड क्लास से है, जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, गरीब कल्याण की, पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने मुख्यमंत्री तक को नहीं चुना किसी पिछड़ी जाति के लोगों को। आपको ओबीसी ने कितनी बड़ी तादाद में वोट दिया। मुख्यमंत्री की बात नहीं है, जो उप मुख्यमंत्री हैं और भी हैं, अल्टीमेटली जो चुने गए लोग हैं वो उसको चुनते हैं। आप देखें ना, जो यहाँ की नरेशन थी जो उत्तर प्रदेश की थी, वो किसको जनता ने रिजेक्ट किया? समाजवादी पार्टी को, जो जाति के ऊपर वोट मांग रहे थे। बहुजन समाज पार्टी को रिजेक्ट किया, जो जाति और धर्म के आधार पर वोट मांग रहे थे। आप ही के साथ वोट किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो सबका साथ सबका विकास। अगर हमें वोट मिला है, इस बात के लिए मिला है कि सबका साथ सबका विकास की बात हम कर रहे थे, और समाज के सब तबकों को साथ लेके चलने की प्रयास कर रहे हैं। जो है 40% जो है वो उच्च जाति के लोग चुनकर आ गए। मनोज जी जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास समय बहुत कम है। जी मनोज जी। मैं बस छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास में अगर शमशान, कब्रिस्तान, रमजान, दिवाली का विमर्श है, तो आज लोहिया कह बैठते
कि हुजूर ये हिंदुस्तान हमने कल्पना नहीं की थी, और अगर 44 पर हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो लोहिया जी कहते थे, लेकिन लोहिया जी पर जो अल्टीमेटली वो तो चाहते थे ना देश से धर्म जाति हटे, और यहाँ अंबेडकर और लोहिया अगर एक ही जुबान बोल रहे थे, एक ही जुबान बोल रहे थे। जी ठीक है। आज उस जुबान को खारिज किया जा रहा है अफवाह और पब्लिक ओपिनियन, कुछ मैं समझता हूं कि मीडिया के साथियों के द्वारा। नहीं वो तो मेरा मानना है बोलते थे केवल, इतिहास जो है ना, मैंने पहले भी कहा था, टेलीविजन एंकर की तरह डीएनए एनालिसिस नहीं करता। लोहिया के समाजवाद में लोकतंत्र निहित है। आज भाजपा में जिस तरह का लोकतंत्र है और आरएसएस जो उसका पितृ संगठन है, उसमें आज भी एक चाल का अनुवर्तित्व, एक लीडर को फॉलो करेंगे, इस सिद्धांत को माना जाता है। उर्मिला जी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, समय मेरे पास बहुत कम है, आऊंगी आपकी तरफ, मैं कोशिश करूंगी आपकी तरफ आने की। मैं ये जानना चाहती हूँ उर्मिला जी कि ऐसे दौर में जबकि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसने पूरे देश को एक तरह से उसके कंबल ने ओढ़ लिया है, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हमारे सामने हैं, ऐसे में जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं या जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे हैं, उनका भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? नहीं देखिए, सामाजिक न्याय के नाम पर जिन लोगों ने राजनीति, खासकर लोहिया का जो अपने को शिष्य बताते रहे, दरअसल उन्होंने न तो लोहिया को समझा न समाजवाद को समझा, और सामाजिक न्याय के वे सारे देवता आज खलनायक बनकर सामने दिखाई दे रहे हैं उन जातियों के लिए भी जिन जातियों के अंदर से वो आए हैं और जिन जातियों के मोबिलाइजेशन को उन्होंने लोहियावाद या समाजवाद समझ लिया। मुझे लगता है सामाजिक न्याय को एक नए देवता चाहिए। अगर देवता शब्द से मिथकीय केवल बोध न होता हो, नए नायक चाहिए, नए दर्शन चाहिए। और कहीं न कहीं जो आप लोग बात अभी कर रहे थे, मनोज जी भी और विजय प्रताप भाई भी, देखिए लोहिया ने अंबेडकर से संवाद किया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो किताब है बहुत पहले आ चुकी थी अंबेडकर की। जाति के मामले में, सामाजिक न्याय के मामले में भारत में अगर सबसे ज्यादा सुचिंतित कोई दर्शन है तो वो अंबेडकर का दर्शन है, और वो आजादी की लड़ाई में गांधी से भी वो कन्फ्रंट करता है और एक नई दिशा देता है पूरे। मुझे लगता है कि अगर अंबेडकर और लोहिया का संवाद राजनीतिक दर्शन को अमली जामा पहनाया जाता, उस वक्त पहनाया गया होता, तो शायद भारत की तस्वीर आज कुछ और होती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोहिया जी के जीवन काल में ही दीनदयाल उपाध्याय, जिसकी चर्चा गोपाल जी कर रहे हैं, उनके एकात्म मानववाद और लोहिया के समाजवाद में दार्शनिक जो एकता बनाई गई और जो अमली जामा पहनाया गया यूनाइटेड फ्रंट के नाम पर, कहीं न कहीं बाद में वो एक मिसकैरेज के रूप में सामने आया। और लोहियावादियों, क्योंकि लोहिया जी का निधन 1967 में के अंतिम सितंबर अक्टूबर के आसपास हुआ था। जी जी जी। और इसके पहले संयुक्त विधायक दल की सरकारें 8 राज्यों में आ चुकी थी। इसके पहले मार्च महीने के आसपास। मुझे कार्यक्रम खत्म करना होगा। तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं आज तक उसके जो निशान मौजूद हैं समाजवादियों की राजनीति में, और वह भारतीय राजनीति के साथ एक बड़ी दुर्घटना थी। जल्दी से एक बात कह दो, जिन लोगों ने लोहिया जी के नाम पे राजनीति की, उन लोगों ने समाजवाद और जातिवाद को बढ़ावा दिया, और उन्होंने ही उनकी मतलब आज जो स्थिति है वो उसी कारण है। अगर किसी ने, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जी को, गांधी जी के, इनके विचारों को अपना के आगे बढ़ाया, इसीलिए जनता एक्सेप्ट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इससे साफ ही साबित होता है कि बीजेपी प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जो इलेक्टोरल विक्ट्री है, चुनावी जीत है, वो ही शायद समाज का आईना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।